हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी कलेक्स का एक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। आज मैं आपके सामने एक नई रिकॉर्डिंग लेके आया हूँ। आज मैं आपको टॉक्सिकोलॉजी, जनरल टॉक्सिकोलॉजी में करवाऊंगा। तो इसके अंदर एज यूजुअल पहले थ्योरी पार्ट करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं एमसीक्यूज करवाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में, थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बताया। तो मेरा नाम है डॉक्टर अंबुज मित्तल और मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का अलमनाई रह चुका हूँ। और दोस्तों अपने पास आउट होने के बाद से मैं टीचर लाइन से जुड़ गया था। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, टॉक्सिकोलॉजी के अंदर मैं पहले आपको थ्योरी पार्ट करवाऊंगा, फिर इसके अंदर मैं कुछ एमसीक्यूज मैं करवाऊंगा। दोस्तों थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बताया था। अनअकैडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आपको नीट पीजी के लिए आपको गाइडेंस देते हैं, मेंटर करते हैं। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और ये एजुकेटर्स अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे स्पेशल क्लासेस भी होती हैं। इन स्पेशल क्लासेस का बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे इन स्पेशल क्लासेस के अंदर आपको लाइव क्लासेस की सुविधा मिलती है। इसके अलावा ये हुआ दोस्तों कि आप अपने घर के सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप जो है लाइव क्लासेस का बेनिफिट उठाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको कंप्लीट कवरेज मिलता है सिलेबस का। यहाँ पे दोस्तों आपको मॉक टेस्ट की सुविधा भी मिलती है। मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन का इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे इंटर्न्स की बात करूँ तो इंटर्न्स का डेली अलग अलग ड्यूटियाँ रहता है। तो दोस्तों ऐसे में वो अपना एक शेड्यूल मेंटेन नहीं रख पाते। लेकिन दोस्तों यहाँ अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप अपना खुद का टाइम टेबल बना के यहाँ पे आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, जब चाहें तब आके यहाँ पे आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मलयालम है, तमिल है और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रैक्टिस के लिए क्विजेस की सुविधा भी दी गई है। इन क्विजेस के थ्रू आप अपनी नॉलेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन मिलता है ताकि आप उनको ऑफलाइन देख सको। डाउनलोड करने के बाद भी दोस्तों आप उनको मल्टीपल टाइम्स आप उसको उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पेशल क्लासेस लाइव होती हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनके आंसर आपको तुरंत मिल जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको इंटरैक्टिव पोल की सुविधा मिलती है। तो दोस्तों पर्सनली मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर मेरे को लगता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप जो है लाइव क्लासेस के साथ साथ दोस्तों आप यहाँ पे एजुकेटर के सामने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके 4 ऑप्शन हैं या 5 ऑप्शन हैं, वो चारों या पांचों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा वो क्लिक करना रहेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ऑप्शंस को, वैसे ही जो है रिजल्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में रहते तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप उनसे जुड़ जाएंगे। समझिए हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। दोस्तों आपको करना यह है कि आपको अपने स्मार्टफोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। दोस्तों अगर सब्सक्रिप्शन के टाइम पर अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRAM, तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये हुआ दोस्तों कि 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 4500 का। 3 मंथ्स का लेते तो दोस्तों मैं रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 11,250 का। 6 मंथ्स का लेते तो दोस्तों मैं रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 18,000 का। 12 मंथ्स का लेते तो दोस्तों मैं रेफरल कोड यूज़ करके ये आपको पड़ेगा 22,500 का। ऐसे दोस्तों अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं रेफरल कोड LIVEDRAM, मेरा रेफरल कोड यूज़ करने से आपको ये पड़ेगा 27,000 रुपीज़ का। तो दोस्तों जनरली तो इसके चार्जेस होते हैं 30,000 रुपीज़, लेकिन मैं रेफरल कोड यूज़ करके आपको 30,000 नहीं पे करना, या आपको पे करना रहेगा 27,000 रुपीज़। तो दोस्तों अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस में, अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस में 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूं तो ये भी दोस्तों बनता है 27,000 रुपीज़। तो इसका ये हुआ दोस्तों कि सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है। यानी कि दोस्तों आपको पे करना है सिर्फ 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं होता है तो अब से 7 महीने बाद एग्जाम है। एग्जाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद फिर दोस्तों काउंसलिंग होती है। तो दोस्तों हो सकता है कि जब तक आप कॉलेज के अंदर एंटर करें तब तक दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्किप हो जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आप दोस्तों लाइव क्लासेस अटेंड कर करके आप जो है अपना जो ड्रीम सब्जेक्ट, ड्रीम ब्रांच है, आप उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका कोई भी ड्रीम ब्रांच है जैसे रेडियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, गायनियो, मेडिसिन, सर्जरी, या कोई भी अगर आपका ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम सब्जेक्ट है, तो दोस्तों आप उसके अंदर लाइव क्लासेस अटेंड करके आप जो है अपना वो सब्जेक्ट टिप्स पे ला सकते हैं। या दोस्तों अगर आपको कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया है तो दोस्तों उसको भी आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे फीचर्स हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा अपने आपको कहता हूँ कि जो है अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आइए कि यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। दोस्तों अपने अंदर ये पॉजिटिव एनर्जी लेके आना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों ये पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर बिलीव लेके आ जाता है कि हाँ आप कर सकते हो। तो दोस्तों थ्योरी पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे मैंने कोशिश की है कि मैं जो है इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, इसलिए मैंने काफ़ी सारी स्लाइड्स मैंने रखी हुई हैं। लेकिन तब भी दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये रिकॉर्डेड सेशन में स्टार्ट करता हूँ थ्योरी पार्ट से। तो जनरल कंसिडरेशन, द टॉक्सिकोलॉजी इज अ ग्रीक वर्ड मीनिंग अ बो फॉर शूटिंग एरो। इट इज साइंस दैट डील्स द पॉइजन इन ऑल स्पेक्ट्स। तो दोस्तों टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है कि पॉइजन की स्टडी करना हर तरीके से। कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं दोस्तों। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, तो ये क्या, इट इज अ मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो दोस्तों ह्यूमंस के ऊपर जो केमिकल्स, जो पॉइजनस जो केमिकल्स हैं वो जो है कैसे इफेक्ट करेगा, उसके मेडिकल और लीगल एस्पेक्ट क्या क्या हैं। टॉक्सिनोलॉजी क्या होता है दोस्तों, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर डेंजरस टू ह्यूमंस, जैसे कि स्नेक वेनम, बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की अगर दोस्तों बात करें तो एबनॉर्मल एक्सपोजर ऑफ क्लिनिकल सब्सटेंस कॉजिंग ह्यूमन डिजीजेस। तो दोस्तों अगर एक्सपोजर होता है एबनॉर्मली तो केमिकल सब्सटेंस का, तो वो क्या डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो दोस्तों वो ये क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी है ऑर्फिला, जो कि स्पेनिश के केमिस्ट थे। लॉज ऑन पॉइजन्स की अगर हम बात करें, द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट दोस्तों पास हुआ था 1940 में। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल पास हुआ था दोस्तों 1945 में। नारकोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस एक्ट, ये दोस्तों पास हुआ था 1985 में। नारकोटिक ड्रग आर कोकेन्स, तो दोस्तों नारकोटिक ड्रग्स क्या क्या होते हैं, कोकेन, कैनाबिस, ओपियम, पॉपी एटसेट्रा। साइकोट्रोपिक्स आर एलएसडी, एम्फेटामीन्स। तो दोस्तों जो रूल जो है द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल, तो इसके अंदर क्या क्या आता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है क्लासिफाइड ड्रग्स इनटू शेड्यूल्स एज फॉलो। तो दोस्तों इसके अंदर डिफरेंट शेड्यूल से आते हैं, जैसे सी से लेके सी, ई, एफ, जी, एच, जे, एल, एक्स। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मैं। तो शेड्यूल सी क्या होता है दोस्तों, बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होता है ये। शेड्यूल ई किस लिए होता है दोस्तों, लिस्ट ऑफ पॉइजन इसके अंदर आते हैं। शेड्यूल एफ दोस्तों होता है वैक्सीन और सीरस से रिलेटेड। शेड्यूल जी होता है दोस्तों हार्मोनल प्रिपरेशन से रिलेटेड। शेड्यूल एच होता है दोस्तों प्रिस्क्राइब ड्रग्स जो होते हैं उसके रिलेटेड। शेड्यूल जे होता है दोस्तों लिस्ट ऑफ डिजीज ऑफ द क्योर ऑफ विच नो ड्रग शुड बी एडवर्टाइज्ड। एंड शेड्यूल एल होता है दोस्तों एंटीबायोटिक्स और एंटीहिस्टामिनिक्स एंड क्रोमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स से रिलेटेड। और शेड्यूल एक्स होता है दोस्तों पोटेंशियल ड्रग्स ऑफ एब्यूज, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ पॉइजन। तो दोस्तों मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं पॉइजन के, तो सेक्शन 248 आईपीसी किसके क्या बोलती है, नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू पॉइजनस सब्सटेंस। तो दोस्तों पॉइजन सब्सटेंस के रिगार्डिंग अगर कुछ नेग्लिजेंट अगर हो जाता है तो उसके रिगार्डिंग होता है। सेक्शन 274 आईपीसी किसके रिगार्डिंग होता है, पनिशमेंट फॉर अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो मिलावट करना, यानी कि अडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। तो दोस्तों ये 6 मंथ की इसके अंदर सजा हो सकती है, यानी कि जेल हो सकती है। सेक्शन 328 आईपीसी क्या होती है दोस्तों, कॉजिंग हर्ट बाय मीन ऑफ पॉइजन एक्सेट्रा विद इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो दोस्तों गंदे इरादे से, गलत इरादे से हर्ट करना पॉइजन के थ्रू, तो दोस्तों ये सेक्शन 328 आईपीसी के तहत आता है।
नेचर ऑफ पॉइजन्स की दोस्तों बात करें तो पहले देखते हैं कि आइडियल होमिसाइडल पॉइजन। तो दोस्तों होमिसाइडल पॉइजन आइडियल कैसा होना चाहिए, जो चीप हो, इजीली अवेलेबल हो। ये यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कि पॉइजन, ऐसा पॉइजन जिससे इजीली जो है होमिसाइड किया जा सके। तो आइडियल कौन सा होना चाहिए, तो सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल हो जाना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ओडोरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए, नहीं तो जो विक्टिम है उसको पता चल जाएगा, और हाईली टॉक्सिक होना चाहिए ताकि डोज देते ही होमिसाइड हो जाए, डेथ हो जाए उसका। कॉज अ स्लो एंड ग्रेजुअल डेथ, तो दोस्तों डेथ हो जाए इसके अंदर। साइन एंड सिम्टम रिजेंबल अ नेचुरल डिजीज, तो दोस्तों आइडियल होमिसाइडल पॉइजन के अंदर ये खासियत होनी चाहिए कि ये नेचुरल डिजीज की तरह साइन एंड सिम्टम शो करे, ताकि ये भ्रम हो सके कि जो है ये कोई पॉइजन नहीं था, कोई से नेचुरल डिजीज से पर्सन मरा है। नो एंटीडोट, नो पोस्टमार्टम चेंजेस हो, ताकि जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी ना पता कर पाए। रैपिडली डिस्ट्रॉयड इन द बॉडी, शुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय केमिकल टेस्ट, तो दोस्तों ऑटोप्सी के अंदर जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट जो आएगी उसके अंदर भी डिटेक्ट ना हो पाए केमिकल टेस्ट के द्वारा। तो दोस्तों आइडियल होमिसाइडल पॉइजन कौन सा होता है, थेलियम। लेकिन जो कॉमनली यूज किया जाता है दोस्तों वो होता है आर्सेनिक एंड एकोनाइट। तो ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं आइडियल सुसाइडल पॉइजन। तो दोस्तों आइडियली कौन सा पॉइजन बेस्ट रहता है सुसाइड करने के लिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, हाईली टॉक्सिक होना चाहिए और टेस्टलेस होना चाहिए। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पेनलेस डेथ, तो दोस्तों सुसाइडल के लिए पेनलेस डेथ अगर होता है तो ज़्यादा काफ़ी आइडियल माना जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों कौन सा बेस्ट रहता है, आइडियल सुसाइडल पॉइजन कौन सा है, ओपियम एंड बार्बिट्रेट्स। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सा किया जाता है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड एंड एंड्रीन। स्टूपेफाइंग एजेंट्स कौन से होते हैं दोस्तों, धतूरा, कैनबिस, प्रोलर हाइड्रेट। कैटल पॉइजन के तौर पे क्या क्या यूज कर सकते हैं दोस्तों, एब्रस, ओलियंडर, कैलाट्रोपिस, एकोनाइट, आर्सेनिक, स्ट्रिक्नीन। एफ्रोडाइसिक कौन से होते हैं दोस्तों, कैंथ्रेडीन, कोकेन, कैनबिस, ओपियम, स्ट्रिक्नीन एंड आर्सेनिक। एबॉर्टिफिशियंस दोस्तों कौन से होते हैं, कैलाट्रोपिस, ओलियंडर, एर्गोट, लेड, एकोनाइट। एरो पॉइजन के तौर पे कौन कौन से यूज कर सकते हैं दोस्तों, एब्रस, क्यूरेर, स्नेक वेनम, स्ट्रिक्नीन एंड कैलाट्रोपिस। तो ये कुछ एजेंट्स है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हाउस होल्ड पॉइजन। तो दोस्तों हाउस होल्ड पॉइजन कौन से होते हैं जो घरों में पाए जाते हैं, वो है नेल पॉलिश रिमूवर, इसके अंदर दोस्तों एसीटोन होता है। डिसइंफेक्टेंट जैसे कि फिनॉल, ब्लीचिंग पाउडर। ड्रेन को क्लियर करने के लिए वो होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड। इंक रिमूवल की तरह दोस्तों कौन से यूज होता है, 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड। शू पॉलिश के तौर पे कौन सा यूज होता है दोस्तों, नाइट्रोबेंजीन एंड एनिलीन। पेंट रिमूवल की तरह कौन सा यूज होता है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेड एसीटेट। पैरासुसाइड दोस्तों क्या होता है, अटेम्प्ट सुसाइड और सुडोसाइड्स, जिसने सुसाइड करने के अटेम्प्ट किया हो। तो कॉन्शियस मैनिपुलेटिव एक्ट, ऑफन इम्पल्सिव, नो इंटेंशन टू डाई, सीन इन साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब पर्सन, ड्रग इंजेस्टेड मोस्ट कॉमन मेथड। तो दोस्तों पैरासुसाइड वो होता है जो सिर्फ सुसाइड करने की जो अटेम्प्ट करते हैं उनका मरने का कोई इरादा नहीं होता है। तो ज़्यादातर इम्पल्स उनके अंदर आता है, इम्पल्सिव होता ही जाता है, दिमागी तौर पर थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं ये। और दोस्तों ज़्यादातर कॉमन तरीका क्या होता है, ड्रग को इंजेस्ट कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं ड्यूटीज ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजन। तो ड्यूटीज क्या क्या होती है मेडिकल प्रैक्टिशनर की, तो लीगल ड्यूटी क्या है, इन्फॉर्म पुलिस ऑफिसर, मजिस्ट्रेट, नॉन कंप्लायंस इज पनिशेबल। तो दोस्तों इसके अंदर पुलिस को इन्फॉर्म करना जरूरी होता है, ये 39 CRPC के तहत। और अगर नहीं करा जाता है तो दोस्तों 176 IPC के तहत ये पनिशेबल होता है। 201 IPC क्या होता है दोस्तों, नॉन कलेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग एविडेंस। एग्जाम्पल वॉमिटर, स्टेन ऑन क्लोथ्स, इनिशियल पार्ट ऑफ गैस्ट्रिक लेवाज फ्लूइड,
सेडेटिव और पॉइजनिंग इज पनिशेबल। तो दोस्तों अगर मान लीजिए किसी ने सुसाइड किया है या सुसाइड करने से डेथ हो गई या पॉइजन के इंजेक्शन से डेथ हो गई है, तो दोस्तों उस केस में, या किसी ने सुसाइड किया तो दोस्तों अगर किसी का गैस्ट्रिक लिवाज किया गया है, तो दोस्तों इन सब के केस में सैंपल को प्रिजर्व करके जरूरी होता है। अगर दोस्तों सैंपल को प्रिजर्व करके नहीं रखा गया है तो दोस्तों ये जो है पनिशेबल होता है। तो ये दोस्तों पनिशेबल होता है। सेक्शन 175 सीआरपीसी क्या बोलता है दोस्तों? बाउंड टू फंड्स ऑल इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, नो स्कोप ऑफ प्रोफेशनल सीक्रेसी। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक चीज को जो है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बताना रहता है, कोई भी चीज यहाँ पे छुपानी नहीं होती है। 202 आईपीसी क्या कहती है दोस्तों? कंसीलिंग एनी इन्फॉर्मेशन इज पनिशमेंट। कंसीलिंग का मतलब होता है दोस्तों छुपाना। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाई जाती तो दोस्तों 202 आईपीसी के तहत ये पनिशेबल होगा। 193 आईपीसी क्या कहता है? क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो यानी कि पर्जरी 193 आईपीसी के तहत आता है। इफ कंडीशन ऑफ पेशेंट इज सीरियस, अरेंज डाइंग डिक्लेरेशन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो दोस्तों उसका जो है स्टेटमेंट के लिए अरेंज किया जाता है, तो अरेंज डाइंग डिक्लेरेशन, तो सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। If death occurred, do not issue death certificate but inform police to conduct postmortem examination to ascertain the cause of death and nature of the poison। तो दोस्तों अगर मान लीजिए पॉइजन कंजम्पशन की वजह से डेथ हो गई है तो दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे जब तक जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती है। तो इसके अंदर पहले इन्फॉर्म करना रहेगा पुलिस को, ताकि वो पोस्टमार्टम कर सके और एग्जामिनेशन से हमें पता चल सके कि डेथ किस वजह से हुई है और पॉइजन कौन सा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मेडिकल ड्यूटी। तो मेडिकल ड्यूटी क्या क्या आती है? केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। इसके अंदर क्या आएगा दोस्तों? अगर पेशेंट कोमाटोज है यानी कि कोमा कंडीशन है, देन इमीडिएट रिसेसिटेटिव मेजरमेंट इन स्टेबलाइजेशन ऑफ पेशेंट। तो इसके अंदर दोस्तों स्कैंडिनेवियन ब्रीजिंग किया जाता है, जैसे कि ABCDE। तो ए से हो गया एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिप्रेशन ऑफ CNS एंड इवेल्युएशन। तो दोस्तों अगर कोमाटोस पेशेंट है तो उसके अंदर ABCDE प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कोमा कॉकटेल। ये क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्सट्रोज 50% जो है 100 ml लेंगे हम, और इसके साथ साथ दोस्तों नेलोक्सोन लेंगे 2 mg, B1 यानी कि थाइमिन लेंगे हम 100 mg। तो यही होता है दोस्तों कोमा कॉकटेल। रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन इन depends on the route of exposure। inhale तो inhale poison के केस में remove from sources oxygenation and aminophylline। inject poison के केस में क्या करेंगे दोस्तों? tourniquet application which must be loosened for 1 minute in every 10 minutes and local excision and suction। कॉन्टैक्ट पॉइजन अगर होता है तो दोस्तों उसको अच्छे से हम धोएंगे, वॉशिंग एंड विद नॉर्मल सलाइन, एटलीस्ट 30 मिनट फॉर स्किन एंड 50 मिनट फॉर आईज। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया पॉइजन को तो हम क्या करेंगे उस केस में? हम करेंगे दोस्तों गैस्ट्रिक लेवाज। तो आइडियल टाइम इज यूजली 3 आवर्स। तो दोस्तों आइडियली जो टाइम होता है वो दोस्तों 3 घंटे का होता है, उसके अंदर हमें गैस्ट्रिक लेवाज करना होगा, नहीं तो उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। डन बाय इवेल्स ट्यूब या फिर बोआज ट्यूब। टोटल लेंथ होती है दोस्तों इसकी 150 सेंटीमीटर एंड मेकिंग एट अ पॉइंट 50 सेंटीमीटर फ्रॉम टिप। गैस्ट्रिक लेवाज फ्लूइड के अंदर दोस्तों क्या कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं हम? वार्म वाटर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड का, या फिर हम नॉर्मल सलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्यूशन फॉर गैस्ट्रिक लेवाज। इसके साथ दोस्तों फ्लूइड के अंदर और क्या होगा? पोटेशियम परमैंगनेट होगा 1:5000 के उसमें। यूज फॉर ऑक्सीडाइजेबल पॉइजन, नॉट यूजफुल इन हैवी मेटल पॉइजन, यूज इन हाई कंसनट्रेशन इन ओपियम पॉइजन। उसी केस में दोस्तों ये यूज होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो फ्लूइड होता है उसके अंदर दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट होता है 5%, टैनिक एसिड होता है 4%, सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड होता है दोस्तों 1%, कैल्शियम लैक्टेट होता है दोस्तों 1 से 3%। तो दोस्तों हैवी मेटल पॉइजन्स के लिए क्या करा जाता है? फॉर हैवी मेटल गैस्ट्रिक लेवाज फ्लूइड आर फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक ऑक्साइड। आर्सेनिक के लिए दोस्तों फेरिक ऑक्साइड, सोडियम फॉर्मेल्डिहाइड, सल्फॉक्सिलेट
मरकरी पॉइजन के लिए क्या जाता है दोस्तों, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो दोस्तों ये कॉपर पॉइजन के लिए गैस्ट्रिक लेवाज फ्लूइड के अंदर लिया जाता है। यूज अबाउट हाफ लीटर ऑफ सुटेबल सॉल्यूशन एंड रिपीट टिल क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड कम्स आउट। Stomach should not be completely emptied. Leave small quantity of fluid containing antidote or active charcoal. In opium poisoning, gastric lavage is done even when opium has been administered through parenteral route. तो दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर पेरेंटल रूट यानी कि पेरेंटल रूट के थ्रू भी अगर ओपियम पॉइजन हुई है तब भी दोस्तों हम उसके लिए गैस्ट्रिक लेवाज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं गैस्ट्रिक लेवाज के। तो कोरोसिव पॉइजनिंग के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। तो दोस्तों ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड। ये मैं दोस्तों क्या कहते हैं आगे चल के बता दूंगा कि कार्बोलिक एसिड के केस में जो स्टोमक की जो म्यूकोसा होती है वो ठीक हो जाती है, इसलिए परफोरेशन के चांसेस उसमें कम हो जाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ पे गैस्ट्रिक लेवाज हम कर सकते हैं। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन दोस्तों क्या क्या होते हैं, जैसे कन्वल्सिव पेशेंट है, कोमाटोज पेशेंट है, वॉलेटाइल पॉइजन्स है, या हेमरेजिक डायस्थिसिस है, एसोफेगल वेरिसिस का केस है, सीवियर हार्ट डिजीज़ है, या एडवांस प्रेगनेंसी। तो दोस्तों इन सब के केस में भी हम कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हैं गैस्ट्रिक लेवाज का। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गैस्ट्रिक लेवाज दोस्तों क्या क्या कॉम्प्लिकेशन से हो सकते हैं, जैसे लैरिंजियोस्पाज्म हो सकता है दोस्तों, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है दोस्तों, वेगल इनिबिशन भी हो सकता है, परफोरेशन ऑफ स्टोमक भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा गैस्ट्रिक लेवाज से रिलेटेड चीज़ें। अब हम नेक्स्ट देखते हैं तो कि अगर किसी ने पॉइजन इंजेस्ट कर लिया तो दोस्तों हम और क्या क्या कर सकते हैं, हम वॉमिटिंग करा सकते हैं यानी कि एमेटिक्स दे सकते हैं हम। ओनली एंड बेस्ट एजेंट इज एपिकनन। हाँ तो दोस्तों एपिकेक आप एक तरह से ये याद कर सकते हैं। तो डोज लगभग 30 ml होता है, रेस्ट आर एब्सोल्यूट। तो दोस्तों बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं वॉमिटिंग करवाने के यानी कि एमेटिक्स देने के, तो इसको याद कर सकते हैं आप 4C से। तो कोमाटोज पेशेंट के अंदर हम वॉमिटिंग नहीं करवा सकते, कन्वर्सिव पेशेंट के अंदर भी नहीं, कोरोसिव पेशेंट के अंदर भी नहीं, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर भी हम नहीं करवा सकते हैं वॉमिटिंग, हम एमेटिक्स नहीं दे सकते हैं। कैथारसिस हम कर सकते हैं दोस्तों, सॉर्बिटॉल इज अ चॉइस इन अडल्ट। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीडोट। तो एंटीडोट की बात करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे हम। फिजिकल एंटीडोट दोस्तों क्या क्या होता है, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल, डोज होता है दोस्तों 1 ग्राम पर kg। बल्कि फूड एंड डिमल्सेंट जैसे कि दोस्तों एग योग हो गया, मिल्क हो गया, स्टार्च हो गया, मिनरल ऑयल हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो ये सारी चीज़ें भी हम फिजिकल एंटीडोट की तरह यूज़ कर सकते हैं। केमिकल एंटीडोट दोस्तों क्या होता है, एल्कली न्यूट्राइजेज एसिड एंड वाइस वर्सा। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली और एल्कली को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड। डायलाइज्ड आयरन ई यूज टू न्यूट्रलाइज आर्सेनिक, कॉपर सल्फेट इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग। फिजियोलॉजिकल एंड या फिर फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट ये क्या होते हैं दोस्तों, एट्रोपिन एंड फ्यूस्टिगमाइन, साइनाइड एंड एमाइल नाइट्रेट। तो दोस्तों अब डिफरेंट पॉइजन्स के अंदर हम क्या क्या एंटीडोट यूज़ करते हैं आप उसके बारे में जानते हैं। तो एंटीडोट इन डिफरेंट पॉइजनिंग, तो पैरासीटामोल के केस में हम दे सकते हैं दोस्तों N-एसिटाइलसिस्टीन। मेथनॉल के केस में दोस्तों हम जो इसका एंटीडोट होता है दोस्तों वो होता है इथेनॉल एंड फॉर्मिपाजोल। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के तौर पे हम क्या दे सकते हैं दोस्तों एंटीडोट के में, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन एंड विटामिन ई। तो दोस्तों ये होगा इसका एंटीडोट। बेंजोडाइजापेन पॉइजनिंग के केस में हम क्या देंगे दोस्तों, फ्लोमेजिनिल एंटीडोट देंगे। ओपिएट्स के केस में दोस्तों हम देंगे नेलोक्सोन। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में दोस्तों हम देते हैं एट्रोपिन एंड ऑक्साइम्स। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में दोस्तों हम देते हैं एमाइल नाइट्रेट एंड सोडियम थायोसल्फेट। थैलियम पॉइजनिंग के केस में दोस्तों हम देते हैं प्रूशियन ब्लू। मेथ में ग्लोबिनीमिया के केस में दोस्तों हम देते हैं मिथिलीन ब्लू। तो दोस्तों एंटीडोट की बात चली तो दोस्तों हम यूनिवर्सल एंटीडोट के बारे में बता देते हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट क्या होता है दोस्तों, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल एंटीडोट। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पार्ट होता है टू न्यूट्रलाइज एसिड विदाउट गैस फॉर्मेशन। चारकोल होता है सेकेंड पार्ट
जो एब्जॉर्ब करेगा अल्कलॉइड्स को। टैनिक एसिड होता है एक पार्ट जो प्रेसिपिटेट करेगा अल्कलॉइड को। तो दोस्तों 1:2:1 ऐसे आप याद कर सकते हैं। एक पार्ट हो गया दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड का, एक पार्ट हो गया दोस्तों चारकोल का, और एक पार्ट हो गया दोस्तों टैनिक एसिड का। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं चिलेटिंग एजेंट के बारे में। तो चिलेटिंग एजेंट क्या है दोस्तों? मेटल कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। तो इसके केस में दोस्तों एग्जांपल आता है दोस्तों ब्रिटिश इंटेल्यूसाइड यानी कि बाल, BL। इट इज इन सस्पेंशन ऑफ पीनट ऑयल। इट हैज टू unsaturated sulfhydryl group with combined with the metal and prevent its union with SH group of respiratory chain. The complex is suitable and easily excreted in urine. Bal is administered in deep MI route, intramuscular route, used in arsenic, lead, copper, mercury, thallium and antimony poisoning। तो दोस्तों इन सब के केस में बाल ब्रिटिश इंटेल्यूसाइड यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका दूसरा नाम होता है डायमर कैप्टोल। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑल्सो नोन एज डायमर कैप्टोल। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन इन आयरन एंड कैडमियम पॉइजनिंग। तो दोस्तों जो बाल होता है उसका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है आयरन एंड कैडमियम पॉइजनिंग, ऑल्सो इन लीवर फेलियर एंड G6PD डेफिशिएंट इंडिविजुअल। इसके अंदर भी हम बाल का यूज नहीं कर सकते हैं। EDTA जो एंटीट्यूड होता है वो क्या होता है दोस्तों? इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन लेड पॉइजनिंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन इन मर्करी पॉइजनिंग। तो दोस्तों जो EDTA होता है वो लेड पॉइजनिंग के केस में हम दे सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा दोस्तों मर्करी पॉइजनिंग के केस में। DMSA दोस्तों डेम्सा। तो दोस्तों यूज इन लेड, मर्करी, आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो दोस्तों इन सब के केस में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सुपीरियर टू EDTA इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजनिंग के केस में हम EDTA से ज़्यादा ये DMSA देते हैं हम। इट कैन बी गिवन इन पेशेंट विथ G6PD डेफिशिएंसी के अंदर भी हम दे सकते हैं। पेनिसिलामिन की बात करें तो दोस्तों हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेनिसिलिन, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आर्सेनिक पॉइजनिंग। तो दोस्तों आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में पेनिसिलामिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि पेनिसिलामिन जो है कॉपर पॉइजनिंग के केस में भी हम दे सकते हैं एंटीडोट के रूप में। तो गिवन फॉर कॉपर पॉइजनिंग। डेस्फेरोक्सामिन तो वेरी यूजफुल इन एक्यूट आयरन पॉइजनिंग एंड ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी विद रेडियो एक्टिव हैवी मेटल। तो दोस्तों हम आयरन पॉइजनिंग के केस में भी दे सकते हैं, या फिर रेडियो एक्टिव हैवी मेटल्स के केस में भी हम डेस्फेरोक्सामिन दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन बाय एक्सक्रीशन। तो कैसे हम एलिमिनेट करेंगे एक्सक्रीशन के थ्रू? तो पर्जिंग। तो सोडियम सल्फेट विद लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और सॉर्बिटॉल आर यूज्ड टू हैस्टन द एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन इन द स्टूल। होल बॉवल इरिगेशन। तो इरिगेशन अगर हम करते हैं तो विद polyethylene glycol with electrolyte level solution is used, done in iron and lithium overdose. Forced alkali diuresis ये किस में यूज करते हैं दोस्तों? यूज फॉर वीक एसिडिक ड्रग्स। एग्जाम्पल क्या क्या है दोस्तों इसके? सैलिसिलेट, फिनोबार्बिटल, डन बाय सोडियम बारकार्बोनेट सॉल्यूशन। पेरिटोनियल डायलिसिस की अगर दोस्तों हम बात करें तो फॉर अल्कोहल, लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, क्लोराहाइड्रेट, लिथियम एंड क्विनिडीन। तो दोस्तों इन सब के अंदर भी हम पेरिटोनियल डायलिसिस हम कर सकते हैं। हीमोडायलिसिस की दोस्तों अगर हम बात करें तो फॉर पॉइजन्स लाइक इथेनॉल, मिथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, लिथियम, क्लोराहाइड्रेट, डिजिटलिस, एसिटामिनोफेन, फिनोबार्बिटल, सैलिसिलेट आर इफेक्टिव रिमूवल बाय दिस मेथड। तो दोस्तों ये सारे पॉइजन के केस में हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं। नॉट डन इन केरोसिन, बेंजोडाइजापिन, हीरोइन, क्लोरोक्विन, कॉपर सल्फेट,
डिजिटलिस एंड ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन, इन सब के केस में दोस्तों हीमोडायलिसिस नहीं करेंगे। हीम परफ्यूजन की बात करें दोस्तों, हीमो परफ्यूजन यूजफुल इन क्लोराम्फेनिकोल एंड डाइसोपरामाइड, तो दोस्तों इस केस में हम हीम परफ्यूजन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करें क्लोरर चारकोल हीम परफ्यूजन, तो चारकोल हीम परफ्यूजन तो यूजफुल इन हाईली प्रोटीन बाउंड सब्सटेंस हैविंग लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिपिड सॉल्यूशन। ड्रग्स आर बार्बिचुरेट्स, फेनिटोइन, पैराक्वेट, सैलिसिलेट, डिजिटलिस, पैरासीटामोल, कार्बामेजीन, थियोफाइलिन, तो दोस्तों इन सब के केस में हम चारकोल हीम परफ्यूजन कर सकते हैं। चारकोल परफ्यूजन इज यूजफुल इन हिप्नोटिक एंड सेडेटिव, तो दोस्तों इन हिप्नोटिक एंड सेडेटिव के केस में हम चारकोल परफ्यूजन हम कर सकते हैं। If the patient died even after aggressive management in the hospital, body should be sent to the Department of Forensic Medicine for conduction of autopsy to ascertain the cause of death and exact nature of poison। तो दोस्तों अच्छे से मैनेजमेंट करने के बाद भी अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है तब भी जो है हमें फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में भेजना रहेगा ताकि हमें कॉज का पता चले। ऑटोप्सी फाइंडिंग इन केस ऑफ पॉइजनिंग, तो क्लोथ्स में शो स्टेन ऑफ पॉइजनिंग, वॉमिटस या फिर फीकल मैटर, तो दोस्तों ऑटोप्सी के केस में हम क्लोथ्स वगैरह का हम मदद ले सकते हैं क्योंकि क्लोथ्स के ऊपर स्टेन हो सकता है पॉइजनिंग का या फिर वॉमिटस का या फिर फीकल मैटर का। एक्सटर्नल फाइंडिंग की दोस्तों अगर हम बात करें तो कोरोजन ऑफ म्यूकोसा विद कलर चेंज इन एसिड पॉइजनिंग, तो कलर चेंज कौन कौन सा आएगा दोस्तों एसिड पॉइजनिंग के केस में? सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ग्रे ब्लैक, नाइट्रिक एसिड के केस में दोस्तों येलो, ड्यू टू ज़ैंथोप्रोटीन उसकी वजह से दोस्तों येलो कलर हो जाता है। कार्बोलिक एसिड के अंदर दोस्तों ग्रेश वाइट, तो दोस्तों ये हैं जिसके अंदर ये सारे पॉइजन्स हैं जिसके अंदर म्यूकोसा का कलर इन सब कलर में चेंज हो जाएगा। कलर ऑफ पोस्टमार्टम स्टेनिंग, तो दोस्तों कौन से पॉइजन में कौन सा पोस्टमार्टम स्टेनिंग या फिर लिबिडिटी देखी जाएगी। चेरी रेड कलर देखा जाता है दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में। ब्राइट रेड कलर दोस्तों देखा जाएगा हाइपोसाइनिक एसिड के केस में। डार्क ब्राउन कलर देखा जाएगा दोस्तों फॉस्फोरस के केस में। ब्लैक कलर देखा जाएगा दोस्तों ओपिएट्स के केस में। ब्लूइश ग्रीन कलर दोस्तों देखा जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में। ब्रॉन्ज कलर देखा जाएगा दोस्तों क्लॉस्ट्रीडियम परफिन्जेंस से डेथ होने की वजह से। स्मेल ऑफ पॉइजन की दोस्तों बात करें तो गार्लिक की स्मेल किसके अंदर आती है? फॉस्फोरस के अंदर, आर्सेनिक के अंदर, थेलियम के अंदर, पैराथायोन के अंदर, मालाथायोन के अंदर, सैनिलियम और डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, तो दोस्तों इन सब के केस में गार्लिक स्मेल आती है। तो दोस्तों गार्लिक स्मेल को याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, वो है कैप। तो दोस्तों ये तीन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सी से हो गया दोस्तों कार्बोलिक एसिड, ए से दोस्तों हो गया आर्सेनिक, पी से दोस्तों हो गया फॉस्फोरस। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्रूटी स्मेल किसके अंदर आएगी दोस्तों? इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और नाइट्रेट्स के पॉइजनिंग के केस में फ्रूटी या फिर स्वीट स्मेल आती है। एक्ट्रेट स्मेल दोस्तों किस पॉइजनिंग के केस में आता है? पैराएल्डिहाइड या फिर क्लोराहाइड्रेट पॉइजनिंग के केस में एक्ट्रेट स्मेल आती है। रोटन एग स्मेल या फिर सीवर गैस स्मेल किसके अंदर आती है दोस्तों? हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मरकैप्टेंस के अंदर रोटन एग स्मेल या फिर सीवर गैस स्मेल आती है। रोटन फिश स्मेल किस पॉइजनिंग के केस में आती है दोस्तों? एनिलीन। कैरोसिन ओडोर स्मेल दोस्तों किस पॉइजनिंग के केस में आती है? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में। फिशी या फिर मस्टी स्मेल किस पॉइजनिंग के केस में आती है? जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड के केस में फिशी स्मेल आती है। बीटा आलमंड स्मेल दोस्तों किस केस में आती है? साइनाइड पॉइजनिंग के केस में। बर्न ट्रोप स्मेल दोस्तों होती है कैनबिस की वजह से। शू पॉलिश स्मेल दोस्तों होती है नाइट्रोबेंजीन पॉइजनिंग की वजह से। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। दोस्तों क्या होगा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन? तो क्रेनियल कैविटी की अगर हम बात करें तो शुड बी ओपन फर्स्ट टू डिटेक्ट अनयूजुअल ओडर इन पॉइजनिंग केसेस। तो पॉइजनिंग के केस में दोस्तों सबसे पहले
स्कल को खोला जाता है। इंटरनल फाइंडिंग इन सर्टेन पॉइजनिंग, तो दोस्तों इंटरनल फाइंडिंग क्या क्या हो सकती है। चौकी वाइट टीथ दोस्तों किस पॉइजनिंग के केस में आता है, सल्फ्यूरिक एसिड पॉइजनिंग के केस में आता है। ब्लैक टंग एंड टीथ दोस्तों किस पॉइजनिंग में होता है, कोकेन पॉइजनिंग के केस में। रेड वेलवेटी गैस्ट्रिक म्यूकोसा दोस्तों ये होता है दोस्तों आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में। लेदरी स्टोमक दोस्तों किस पॉइजनिंग में देखा जाता है, कार्बोलिक एसिड में। इसलिए दोस्तों इसके अंदर हम गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं, ओनली कॉरोसिव वेयर गैस्ट्रिक लेवाज इज इंडिकेटेड। मार्क सॉफ्टनिंग एंड डिस्क्वामेशन ऑफ इजोफेजियल म्यूकोसा दोस्तों ये होता है कॉरोसिव एल्कलीज में। परफोरेशन ऑफ इसोफेगस किसके अंदर हो सकता है दोस्तों, पैराक्वाइट एंड फ्लोराइड्स इन पॉइजन के केस में इसोफेगस का परफोरेशन हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कलर ऑफ स्टोमक, तो दोस्तों कौन से पॉइजन के केस में स्टोमक का कलर कौन सा हो जाएगा। स्लेट कलर दोस्तों किस पॉइजनिंग में आएगा, मरकरी पॉइजनिंग के केस में। ब्लैकनिंग किस केस में होगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड में। येलो कलर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रिक एसिड में। बफर्ड वाइट ये कलर आता है दोस्तों कार्बोलिक एसिड पॉइजनिंग में। ब्लू या फिर ग्रीन कलर आता है दोस्तों कॉपर सल्फेट में। ग्रीन कलर देखा जाता है दोस्तों फेरस सल्फेट पॉइजनिंग में। ब्लू कलर आता है दोस्तों अमाइटल में। पिंक कलर आता है दोस्तों सेनोरेल में। ब्राउन कलर आता है दोस्तों प्रिसॉल के अंदर। ग्रे वाइट या फिर येलो कलर आता है दोस्तों फॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में। सॉफ्टनिंग एंड परफोरेशन ऑफ स्टोमक किसके अंदर होता है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड और अमोनिया में। मल्टीपल पैची म्यूकोसा हेमरेज इन इंक्रीजिंग इन असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलन, यानी कि डिप्थेरेटिक कोलाइटिस यानी कि मरकरी पॉइजनिंग के केस में। डिप्थेरिया कोलाइटिस जैसी कंडीशन दोस्तों मरकरी पॉइजनिंग के अंदर आती है, जिसको दोस्तों मेम्ब्रेनस कोलाइटिस के नाम से भी आप जान सकते हैं। मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। सब एंडोकार्डियल हेमरेज दोस्तों होता है सब एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग के केस में। सब एंडोकार्डियल इन्फार्क्ट दोस्तों पहला है हेमरेज और दूसरा है दोस्तों इन्फार्क्ट, तो दोस्तों इन्फार्क्ट होता है दोस्तों एल्यूमिनियम फॉस्फाइड के केस में। फैटी नेक्रोसिस दोस्तों देखा जाता है फॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोस्तों इस केस में फैटी नेक्रोसिस देखा जाता है। पॉइजन कॉज पीसीटी नेक्रोसिस, तो दोस्तों कौन कौन से पॉइजन है जो पीसीटी नेक्रोसिस करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, लाइजोल, मर्क्यूरी क्लोराइड, फिनॉल, तो दोस्तों ये सारे पॉइजन जो पीसीटी नेक्रोसिस करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि मैनी टाइम ऑटोप्सी सर्जन gets only non-specific finding like congestion of all organ, mucosa, pulmonary edema. In that case, autopsy surgeon has to keep viscera for toxicological analysis to determine the exact nature of poison. तो दोस्तों यहाँ पे ऑटोप्सी सर्जन को विसरा को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा ताकि उसका एनालिसिस कर सकें, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस कर सकें, ताकि हम एग्जैक्ट नेचर ऑफ पॉइजन डिटरमाइन कर सकें। तो इसके अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, स्टोमक एंड इट्स कंटेंट हमें जो है रखना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन रखनी पड़ेगी 30 सेंटीमीटर और उसका कंटेंट। लीवर रखना पड़ेगा दोस्तों 300 ग्राम से ज़्यादा विद गॉल ब्लैडर, जो है 2 में से 1 किडनी, 1/2 ऑफ ईच किडनी, तो दोनों किडनी का आधा आधा पार्ट रखना पड़ेगा। आधा स्प्लीन रखना पड़ेगा दोस्तों। ब्लड लेना पड़ेगा दोस्तों 100 ml, जो कि NaF और पोटेशियम ऑक्जेलेट इसके अंदर हम प्रिजर्व करके रखते हैं। यूरिन को दोस्तों मोर देन 100 ml यूरिन को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, वो भी किसके अंदर, थाइमोल एज प्रिजर्वेटिव या फिर टोलुइन इज बेस्ट, तो दोस्तों इसके अंदर हम यूरिन को प्रिजर्व करके रखते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव, तो दोस्तों मोस्ट कॉमनली यूज प्रिजर्वेटिव कौन से होते हैं, saturated solution of common salt but ideal is rectified spirit, तो दोस्तों जनरली जो बेस्ट प्रिजर्वेटिव जो मटेरियल यूज जो होता है वो होता है रेक्टिफाइड स्पिरिट, लेकिन दोस्तों ये होता है महंगा, तो इसलिए दोस्तों हम जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज नॉट यूज्ड इन अल्कोहल, फिनॉल,
फॉस्फोरस, एसिटिक एसिड एंड पैराल्डिहाइड। तो दोस्तों इन केस के अंदर जो है हम रेक्टिफाइड स्पिरिट का यूज नहीं करेंगे। स्पेशल प्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो मसल, उसके अंदर भी दोस्तों स्केलेटल मसल ऑफ बटक। तो दोस्तों ये हम करेंगे इन पेट्रीफाइंग बॉडी फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस। बॉडी फैट दोस्तों किस केस में करेंगे, एंड्रीन या फिर डीडीटी पॉइजन के केस में। बोन, हेयर एंड नेल्स, तो दोस्तों ये सब किसके अंदर प्रिजर्व करेंगे, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड थेलियम के केस में। लंग्स किसके अंदर प्रिजर्व करेंगे दोस्तों, गैसियस पॉइजनस के केस में एंड क्लोरोफॉर्म के केस में लंग को प्रिजर्व करेंगे। बाइल एंड गॉल ब्लैडर पॉइजनिंग इन स्पेसिफिक पॉइजन, बाइल एंड गॉल ब्लैडर प्रिजर्वेशन इन स्पेसिफिक पॉइजन। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थ्योरी पार्ट कवर किया है मैंने। तो मैं आपको दोस्तों एक दो निमोनिक बता देता हूँ इसके रिगार्डिंग। तो जो मैंने आपको बताया था दोस्तों हीमोडायलिसिस, तो दोस्तों एक निमोनिक देने जा रहा हूँ मैं हीमोडायलिसिस के तौर पे, हीमोडायलिसिस। तो दोस्तों इसके अंदर जो निमोनिक है वो है ब्लास्ट, BLAST, ब्लास्ट। तो दोस्तों बी हो गया बार्बिट्रेट्स, एल दोस्तों हो गया लिथियम, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यूज्ड इन। ए से हो गया दोस्तों अल्कोहल, एस से दोस्तों हो गया सैलिसिलेट, टी से दोस्तों हो गया थायोसाइनेट। तो इसके दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या रहता है। तो के, बी, सी हीरो, तो के से दोस्तों हो गया केरोसिन, बी से दोस्तों हो गया बेंजोडाइजेपिन, सी से दोस्तों हो गया कॉपर सल्फेट या फिर क्लोरोक्विन, और हीरो से हो गया दोस्तों हीरोइन। तो दोस्तों ये हो गया इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, और यूज हो गया दोस्तों ये सब। तो दोस्तों अब मैं एमसीक्यूज पार्ट करने जा रहा हूँ, यानी कि एमसीक्यूज सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ध्यान रहे दोस्तों, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर आपको किसी भी चीज़ का दिक्कत आती है तो आप ऐप के अंदर में से पूछ सकते हैं। तो अ बॉडी इज बॉट फॉर ऑटोप्सी विद हिस्ट्री ऑफ पॉइजनिंग। On postmortem examination, there is dark brown postmortem staining and garlic odor in stomach. In this case, the poisoning is most likely due to। तो दोस्तों पोस्टमार्टम स्टेनिंग कैसे आई है, डार्क ब्राउन कलर की। और दोस्तों जो गार्लिक की स्मेल इसके अंदर आ रही है, तो दोस्तों हमें बताना है कि पॉइजन कौन सा इसके अंदर यूज हुआ होगा। तो हाइड्रोसाइनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, एनिलीन डाई या फिर फॉस्फोरस। तो दोस्तों सिंस यहाँ पे डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम स्टेनिंग है और गार्लिक की ऑर्डर है, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया फॉस्फोरस। तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, डी हो गया फॉस्फोरस। तो दोस्तों सिंस यहाँ पे गार्लिक की ऑर्डर की स्मेल एक बार आई है, तो गार्लिक ऑर्डर मैं आपको बता दूं कि इसके रिगार्डिंग निमोनिक है कैप। तो सी से हो गया कार्बोलिक एसिड, ए से दोस्तों हो गया आर्सेनिक, पी से हो गया दोस्तों फॉस्फोरस। तो दोस्तों हमें फिल करना है कि ये कौन सा होगा पॉइजन, ये कौन सा होगा पॉइजन, ये कौन सा होगा पॉइजन और ये कौन सा होगा पॉइजन। तो दोस्तों गार्लिक की ऑर्डर भी है और डार्क ब्राउन स्टेनिंग भी है इसके अंदर, तो ये हो गया दोस्तों फॉस्फोरस। रोटन एग स्मेल है इसके अंदर और ब्लू ग्रीन स्टेनिंग है दोस्तों इसके अंदर, तो दोस्तों ये हो गया H2S। बिटर आलमंड स्मेल आ रही है और चेरी ब्राइट चेरी रेड स्टेनिंग है, तो दोस्तों ये हो गया HCN। डीप ब्लू पोस्टमार्टम स्टेनिंग है, तो दोस्तों ये होता है एनिलीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में।
नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सीवर गैस इज, तो सीवर गैस क्या चीज़ होती है? फॉस्जीन, H2S, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। तो दोस्तों इसके अंदर H2S एंड CO2 ये दो गैस सीवर गैस के अंदर पाई जाती हैं। तो बी एंड सी होगा इसके करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग एक टेबल रख देता हूँ आपके सामने। तो सीवर गैस के अंदर दोस्तों H2S विथ CO2 एंड मीथेन। तो सीवर गैस इन सब गैसेस से बनी होती है। मार्श गैस दोस्तों बनी होती है मीथेन की वजह से। मार्श गैस होती दोस्तों जो दलदली इलाके से जो स्मेल आती है वो। वॉर गैस दोस्तों क्या होती हैं? वॉर गैस जो वॉर के टाइम पे यूज़ की जाती हैं गैसेस, ब्लिस्टरिंग गैस होती है दोस्तों। उसके कंपोजिशन होते हैं मस्टर्ड गैस एंड बाल यानी कि ब्रिटिश एंटीलिबोसाइड। टीयर गैस दोस्तों जो आंसू गैस होती है वो होती BBC यानी कि ब्रोमो बेंजल साइनाइड। CAP क्लोर एसिटोफिनॉल। KSK यानी कि इथाइल लीडो एसीटेट। सिकनिंग गैस दोस्तों किससे बनी होती है? क्या कंपोजिशन होता है दोस्तों? डाइमिथाइल अमाइन क्लोर आर्सिन। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं रेड ब्राउन पोस्टमार्टम स्टेनिंग इज सीन इन। तो दोस्तों यहाँ पे बात चली रेड ब्राउन पोस्टमार्टम स्टेनिंग। तो रेड ब्राउन पोस्टमार्टम स्टेनिंग दोस्तों देखी जाती है, ऑप्शंस बता देता हूँ पहले आपको। धतूरा, एनिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट एंड साइनाइड। तो दोस्तों एनिलीन के अंदर देखी जाती है और नाइट्रेट के अंदर देखी जाती है। तो B एंड D हो गया इसके करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे दोस्तों पॉइजन्स और वो कौन सा कलर देते हैं, लिविडिटी में कौन सा कलर देते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजन, तो ब्राइट चेरी रेड। इसके साथ साथ दोस्तों ब्राइट चेरी रेड कलर देते हैं बर्न के केस में, कोल्ड के केस में या फिर हाइड्रोसाइनिक HCN के केस में भी। हाइड्रोजन साइनिक एसिड ब्रिक रेड कलर देता है। KCN एंड NaCN दोस्तों देता है पिंक एंड ब्राउन कलर। फॉस्फोरस देता है दोस्तों डार्क ब्राउन या फिर येलो कलर। पोटेशियम क्लोराइड दोस्तों देता है चॉकलेट ब्राउन कलर की लिविडिटी। नाइट्रेट, नाइट्राइट, एनिलीन दोस्तों ये सब देते हैं रेड ब्राउन या फिर डार्क ब्राउन की लिविडिटी। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S ये दोस्तों देता है ब्लू कलर की लिविडिटी। एनिलीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो दोस्तों ये देते हैं डीप ब्लू कलर की लिविडिटी। ओपियम देते हैं दोस्तों ब्लैक कलर की लिविडिटी। क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजेंस तो दोस्तों ये देते हैं ब्राउन्स कलर की लिविडिटी। तो नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा पॉइजन कौन सी ओडोर देता है। H2S देता है दोस्तों रोटन एग। जिंक सल्फाइड देता है दोस्तों फिशी। एल्यूमिनियम जिंक फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड यानी कि सल्फर दोस्तों ये सब देते हैं गार्लिकी ऑर्डर। इथाइलिन अल्कोहल देता है दोस्तों फ्रूटी स्मेल। बिटर आलमंड स्मेल दोस्तों आती है साइनाइड पॉइजनिंग के केस में। ऑर्गेनोफॉस्फोरस एंड कैरोसिन दोस्तों ये आता है कैरोसिन, कैरोसिन लाइक ऑर्डर देता है ये। कार्बोलिक एसिड दोस्तों देता है फिनोलिक ऑर्डर। कैनबिस देता है दोस्तों बर्न ड्रॉप। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं बॉडी, अ डेड बॉडी दोस्तों यहाँ पे एक चीज करेक्ट कर लीजिएगा, कार्बोलिक एसिड नहीं यहाँ पे होगा सेल्फोस। तो सेल्फोस होगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब सी। तो ये चीज एक बार आप रिकॉल कर लीजिए, मैंने शायद एक जगह और भी मैंने लिखा है उसको भी मैं करेक्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया सेल्फोस, कार्बोलिक एसिड ही सेल्फोस। तो ये चीज एक बार आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अ डेड बॉडी इज हैविंग कैडेवरिक लिविडिटी ऑफ ब्लूइश ग्रीन कलर, द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ डेथ इज बाय पॉइजनिंग ड्यू टू। तो दोस्तों यहाँ पे जो लिविडिटी आई है दोस्तों वो आई है ब्लूइश ग्रीन कलर की।
तो ब्लूइश ग्रीन कलर जो होती है दोस्तों वो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग के अंदर। हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया इसका करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो ए नहीं, सी नहीं, डी नहीं, तो बी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम लिविडिटी सीन इन, तो दोस्तों डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम लिविडिटी किसके अंदर देखी जाती है? तो एनालिन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फास्फोरस या फिर हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो सिंस दोस्तों यहाँ पे डार्क ब्राउन पोस्टमार्टम लिविडिटी है तो ये दोस्तों देखी जाती है सी फॉस्फोरस के केस में। ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, तो सी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो फॉस्फोरस की बात आई तो दोस्तों इसके गार्लिक की स्मेल आती है, गार्लिक की स्मेल आती है। तो गार्लिक की स्मेल के लिए जो निमोनिक था वो था कैप, सी से हो गया सेल्फोस, ए से दोस्तों हो गया आर्सेनिक, पी से हो गया दोस्तों फॉस्फोरस। ब्राइट रेड हाइपोस्टेसिस इज सीन इन, यानी कि ब्राइट रेड पोस्टमार्टम लिविडिटी किसके अंदर देखी जाती है? धतूरा पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या फिर एनिलीन पॉइजनिंग या फिर बार्बिट्रेट्स। तो दोस्तों जो ब्राइट रेड कलर की जो लिविडिटी देखी जाती है तो दोस्तों ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग और साइनाइड पॉइजनिंग के केस में देखी जाती है। ए नहीं, डी नहीं, ई नहीं, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो गया बी एंड सी हो गया इसके करेक्ट आंसर। ब्लू हाइपोस्टेसिस इज सीन पॉइजनिंग ड्यू टू, तो दोस्तों ब्लू हाइपोस्टेसिस किसके अंदर देखी जाती है? H2S, फॉस्फोरस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड या फिर आर्सेनिक। तो दोस्तों जो ब्लू हाइपोस्टेसिस देखी जाती है वो देखी जाती है दोस्तों H2S पॉइजनिंग के केस में। तो ए, बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, ई नहीं, तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के केस में पोस्टमार्टम फाइंडिंग क्या देखी जाती है? चेरी रेड ब्लड, इंटेंस साइनोसिस, एक्सेसिव सलाइवेशन या फिर पिन पॉइंट प्यूपिल। तो दोस्तों चेरी रेड ब्लड, जिसकी वजह से ब्राइट चेरी रेड की लिविडिटी हो जाती है। तो ये हो गया दोस्तों, ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं। यूरिन को दोस्तों किसके अंदर स्टोर करके रखा जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड, नॉर्मल सलाइन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर थाइमोल। तो दोस्तों यूरिन को जो है थाइमोल के अंदर स्टोर यानी प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ किया जाता है, थाइमोल। तो ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो डी हो गया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो प्रिजर्वेटिव एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, ऑल पॉइजन्स इंक्लूडिंग कार्बोलिक एसिड बट एक्सक्लूडिंग अदर एसिड। तो दोस्तों NaCl का यूज़ किया जाता है, सैचुरेटेड NaCl का। पॉइजनिंग विद एसिड एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड, तो दोस्तों सारे एसिड एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड उनको रेक्टिफाइड स्प्रेड के अंदर रखा जाता है। ब्लड फॉर ग्रुपिंग, तो उसके लिए दोस्तों सोडियम सिट्रेट इन वाटर कंटेनिंग फॉर्मलिन। ब्लड फॉर अल्कोहल पॉइजनिंग, तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों सोडियम फ्लोराइड एंड सोडियम ऑक्जेलेट। ब्लड फॉर फ्लोराइड पॉइजनिंग, तो दोस्तों इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट। ब्लड फॉर ऑक्जेलिक एसिड एथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग, इसके केस में दोस्तों सोडियम सिट्रेट। ब्लड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, तो दोस्तों इसके अंदर लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं। यूरिन के केस में दोस्तों जैसे हमने आपको बताया थाइमोल बेस्ट होता है। टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, तो इसके अंदर 10% फॉर्मलिन। सैंपल फॉर यूरिक एसिड यानी कि गॉटी टॉफस के केस में दोस्तों हम अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं सैंपल टू लुक फॉर यूरिक क्रिस्टल। तो दोस्तों गॉटी टॉफस के लिए अगर हमें पैथोलॉजी लैब में भेजना है तो किसके अंदर भेजेंगे हम? फॉर्मलिन, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल या फिर नॉर्मल सलाइन। तो दोस्तों ये जो है अल्कोहल जो है इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। फॉर्मलिन नहीं, डिस्टिल्ड वाटर नहीं, नॉर्मल सलाइन नहीं, तो सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो जैसे मैंने आपको बताया था गॉटी टॉफस यानी कि यूरिक एसिड के केस में अल्कोहल एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। When a surgeon want to send a topsy specimen for virological examination,
इट शुड बी प्रिजर्व इन। तो दोस्तों अगर मान लीजिए बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए अगर हमें ऑटोप्सी के लिए भेजना है, स्पेसिमेन भेजना है बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो किसके अंदर हम प्रिजर्व करके रखेंगे? 50% ग्लिसरीन, 10% फॉर्मेलिन, रेक्टिफाइड स्पिरिट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो दोस्तों प्रिजर्वेटिव यहाँ पे यूज़ किया जाता है 50% ग्लिसरीन, तो 10% फॉर्मेलिन नहीं, रेक्टिफाइड स्पिरिट नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट नहीं। तो दोस्तों ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो सोडियम फ्लोराइड में भी यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ। तो दोस्तों सोडियम फ्लोराइड जो है किसके अंदर यूज होता है? साइनाइड, अल्कोहल, आर्सेनिक या फिर यूरिन। तो दोस्तों सोडियम फ्लोराइड यूज होता है साइनाइड पॉइजनिंग के केस में भी और अल्कोहल पॉइजनिंग के केस में भी। तो आर्सेनिक नहीं, यूरिन नहीं। तो दोस्तों ए एंड सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों जो सोडियम फ्लोराइड है NaF जो है दोस्तों, जो NaF है दोस्तों कहाँ कहाँ यूज़ होता है? इसके अलावा जो है साइनाइड और अल्कोहल तो आपको पता ही चल गया है। इसके साथ साथ दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में भी हम यूज़ कर सकते हैं। हम कोकेन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, और जैसा भी हमने बताया साइनाइड और अल्कोहल इसके अंदर भी हम यूज़ कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों। स्पेसिमेन फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी इज प्रिजर्व इन। तो दोस्तों स्पेसिमेन अगर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज के लिए अगर है तो उसके लिए कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करेंगे? 10% फॉर्मेल्डिहाइड, अल्कोहल, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट या फिर नॉर्मल सलाइन। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि NaCl काफ़ी ज़्यादा यूज में लाया जाता है। तो ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी। तो प्रिजर्वेटिव फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल स्पेसिमेन। तो दोस्तों प्रिजर्वेटिव क्या क्या यूज़ होते हैं? NaCl कहाँ कहाँ यूज़ होता है दोस्तों? जितने भी पॉइजन्स हैं एक्सेप्ट एसिड, ऑल ऑफ द पॉइजन कार्बोलिक एसिड को छोड़ के जो है जितने भी एसिड हैं, कार्बोलिक एसिड को इंक्लूड करते हुए जितने भी एसिड हैं उनको छोड़ते हुए बाकी सारे, यानी कि सारे के सारे ऑल पॉइजन्स एक्सेप्ट एसिड। और इसके अंदर भी दोस्तों एक एसिड्स दोस्तों, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन, वो है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड के लिए हम NaCl का यूज कर सकते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट की दोस्तों अगर हम बात करें तो जितने भी एसिड्स हैं ऑल एसिड्स एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड, क्योंकि दोस्तों कार्बोलिक एसिड के लिए मैंने बताया NaCl, और उसके अलावा जितने भी एसिड्स हैं वो सारे रेक्टिफाइड स्पिरिट हम यूज करते हैं। तो दोस्तों एंड करने से पहले एक बारी मैं ये रिवाइज कराता हूँ कि चिलेटिंग एजेंट कौन कौन से यूज होते हैं। तो हैवी मेटल्स के अंदर यूज होते हैं। तो दोस्तों बाल कहाँ कहाँ यूज होता है? तो बाल जो है मैं इसको बताता हूँ कि इसका ये फुल फॉर्म है ब्रिटिश एंटी लिवोसाइड। इसका दूसरा नाम है AKA, ऑल्सो नोन एज डाइमर कैप्रोल। ये IM इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है। IM इंजेक्शन दोस्तों कहाँ कहाँ दिया जाता है दोस्तों? आर्सेनिक पॉइजन, आर्सेनिक एंड मरकरी पॉइजन के अंदर देते हैं। इसके दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या है? आयरन एंड कैडमियम, G6PD डेफिशिएंसी और लीवर फेलियर। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं पेनिसिलामिन। दोस्तों पेनिसिलामिन कहाँ देते हैं हम? कॉपर पॉइजन के केस में, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है दोस्तों आर्सेनिक के केस में। थर्ड दोस्तों बात करते हैं EDTA। EDTA दोस्तों हम देते हैं लेड पॉइजनिंग के केस में, लेकिन इसका दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन है मरकरी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डेसफेरोक्सामाइन।
तो दोस्तों जो डेसफेरोक्सामाइन है ये यूज़ करते हैं हम दोस्तों रेडियो एक्टिव हैवी मेटल्स के केस में, यूज्ड इन रेडियो एक्टिव हैवी मेटल्स। तो दोस्तों इसी के साथ आज की रिकॉर्डिंग एंड करता हूँ। एंड करने से पहले वर्क स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है, चाहे वो नीट पीजी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क करना रहेगा, उसके साथ साथ दोस्तों हार्ड वर्क करना रहेगा। तो दोस्तों जैसे मैं आपको हमेशा कहते आया हूँ कि अगर आप डेली 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो उसको दोस्तों 4 से 5 घंटे और 4 से 5 घंटे 2 स्लॉट में इसको डिवाइड कर लीजिए। पहला पार्ट आप थ्योरी पार्ट में ले लीजिए और सेकंड पार्ट एमसीक्यूज, रिवीजन या फिर टेस्ट या फिर ग्रैंड टेस्ट में आप दीजिए। इसके में दोस्तों कोशिश करिए जो ग्रैंड टेस्ट आप दो शाम को 3:30 बजे से दो, क्योंकि दोस्तों जो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम होता है दोस्तों वो शाम के टाइम पे होता है। अगर आप शाम के 3:30 बजे से अगर आप ग्रैंड टेस्ट देने की प्रैक्टिस आप बना लेंगे तो दोस्तों क्या कहते हैं आपका इस टाइम पे दिमाग काफ़ी फास्ट, मतलब एक तरीके से आपको इस टाइम पे नींद नहीं आएगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे बच्चों के साथ ये होता है कि रात में वो पढ़ाई करने के लिए दिन में सोते हैं, तो खाना खाने के बाद सो गए, लंच करने के बाद सो गए, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको फिर एग्ज़ाम से पहले, नीट पीजी एग्ज़ाम से पहले आपको अपना शेड्यूल बदलना पड़े। लेकिन दोस्तों अगर आप इस शेड्यूल से चलेंगे जिसमें अगर आप 3:30 बजे से अगर आप टेस्ट देते तो दोस्तों आपका जो है इस टाइम पे बिल्कुल भी एग्ज़ाम टाइम पे आपको अपना शेड्यूल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लस आप इस टाइम पे काफ़ी इफेक्टिवली जो है आप अपना एग्ज़ाम दे पाएंगे बस एक सिंपल सी ट्रिक से। तो दोस्तों स्मार्ट वर्क करिए, अपने जो आवर्स हैं कौन से सब्जेक्ट के लिए कितने आवर्स आप देते हैं उसका एक शेड्यूल बनाइए और उसी शेड्यूल पे स्टिक रहिए। और दोस्तों हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। कोशिश करिए कि जैसे आज आपने 8 से 10 घंटा पढ़ाई किया है तो उसको कुछ टाइम बाद उसको इंक्रीज़ करिए, 11 घंटे में करिए, उसको फिर कुछ टाइम बाद 12 घंटे में करिए। तो दोस्तों अगर आप अभी से अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो दोस्तों आप 100% नीट पीजी क्रैक कर ले जाएंगे। तो दोस्तों जाने से पहले हमारे जो चैनल लेट्स क्रैक नीट पीजी चैनल, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर दोस्तों आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, तो इससे कोई भी वीडियो मिस आपकी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड्स रखने के लिए, क्योंकि दोस्तों एक रिकॉर्डेड सेशन है तो इसके अंदर मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना आने दूं। लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन आता है तो आप ऐप के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों भूलिएगा नहीं, सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मेरा जो कोड है वो है LIVEDRM, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जनरली जो 24 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं दोस्तों 30,000 रुपीज़, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे LIVEDRM तो ये आपको 30,000 नहीं देना, ये आपको पड़ेगा 27,000 रुपीज़ बस। ऐसे दोस्तों अगर मैं 12 मंथ के चार्जेस की बात करूँ तो 12 मंथ के जो चार्जेस होते हैं वो होते हैं 22,500। इसमें दोस्तों अगर मैं 1 मंथ के चार्जेस और ऐड कर दूं तो ये होते हैं 4,500। अगर मैं इसको ऐड करूं तो सम टोटल आता है 24 मंथ के बराबर, तो ये आता है दोस्तों 24 मंथ के चार्जेस के बराबर। तो दोस्तों आपने देखा सिर्फ 1 मंथ का एक्स्ट्रा पे कर देने से आपको पूरे 2 साल का बेनिफिट मिलता है, यानी कि पे करना है आपको 13 मंथ्स के लिए, लेकिन आपको जो बेनिफिट्स मिलेंगे दोस्तों पूरे 2 साल के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तो दोस्तों 7 महीने बाद एग्जाम है, एग्जाम के बाद दोस्तों रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद दोस्तों काउंसलिंग होती है, तो दोस्तों हो सकता है कि काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग से स्किप होने लग जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन रहेगा तो आपकी जो दोस्तों ड्रीम ब्रांच है, जो ड्रीम सब्जेक्ट है दोस्तों, आप उसके अंदर अपनी महारत हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका ड्रीम सब्जेक्ट रेडियोलॉजी है, डर्मेटोलॉजी है, गायनी ऑप्स है, मेडिसिन है, सर्जरी है, कोई भी अगर आपका दोस्तों का फेवरेट सब्जेक्ट है तो दोस्तों आप एग्ज़ाम के बाद भी आप जो है अपनी जो है आप उस सब्जेक्ट को और ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं, ताकि जब आप कॉलेज के अंदर एंटर करें तो आपके पास नॉलेज एकदम अप टू डेट रहे। तो दोस्तों इस पेंडेमिक के टाइम में अपने आप को सेफ रखिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे में हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप घर पे यानी कि सेफ इन्वायरमेंट में रहते रहते आप जो है नीट पीजी की आप प्रैक्टिस करते हो, वो भी लाइव घर बैठे बैठे।
इसके साथ साथ दोस्तों आपको फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स मिलते हैं, आप सुबह दोपहर शाम रात जब चाहे तब यहाँ पे अपनी लर्निंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों जो पर्सनली मेरे को जो सबसे अच्छा फीचर इसके अंदर लगता है इंटरेक्टिव पोल, यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए ऐप के अंदर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जिसके और 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे, आपको सिंपली जो करेक्ट आंसर होगा उसको क्लिक करना रहेगा। तो कंप्लीट कवरेज मिलता है दोस्तों यहाँ पे, आप जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, क्विजेस की सुविधा भी होती है। तो दोस्तों बहुत सारे फीचर हैं, एक बार सब्सक्रिप्शन लेके देखिए मेरा कोड यूज़ करके LIVEDRAM, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और दोस्तों आपकी नीट पीजी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन एंड करता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।